हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। तो आज इस वीडियो में पढ़ने वाले मॉडल सेट गणित का। तो अगर आप बिहार बोर्ड या किसी भी बोर्ड से हो, 2022 का एग्जाम देने वाले हो क्लास 10th में, तो ये वीडियो आपके लिए एकदम यूजफुल और बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला, बिकॉज इसमें हम लोग टोटल करेंगे मॉडल सेट। यहाँ पे टोटल आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लेकिन इस वीडियो में फिर मैं जो है 50 ही क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। 50 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूंगा। इसके लिए आपको कम से कम 2000 लाख अटेम्प्ट, जैसे ही 2000 लाख कंप्लीट होगा दूसरा इसका जो है ना पार्ट 2 आ जाएगा। ओके, मतलब 51 से पढ़ लेंगे 100 तक, लेकिन अभी 1 से 51 तक 50 तक पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट जिन्होंने लाइक वाइक नहीं किया, लाइक वाइक कर दीजिए प्यारे, और पहली बार चैनल पे आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सवाल हमारा बहुत ही आसान सा पे देखने को मिलेगा। सवाल क्या बोलता है, 92/115 का सरलतम रूप लिखिए। सरलतम रूप मतलब क्या होता है, आसान भाषा में एकदम काट कूट के छोटा कर दीजिए, उसको बोलते हैं सरलतम रूप। 92/115, तो देखो 23 से कटेगा, 23 चौक 92, 23 पचे 115 हो गया। सॉरी 4/5 है ना, क्या ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी। 23 चौक 92, 23 का पालस कटेगा, 23 चौक 92 और 23 पचे 115, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बहुत सिंपल सवाल देखिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। दो परिमेय संख्या ले लेंगे, जैसे 2 और 3, इसके बीच में कितनी संख्याएं होंगी, तो बोलेंगे सर इसके बीच में तो कुछ नहीं है ना भाई, 2.1 इसी के अंदर तो आता है ना, 2.11 भी तो आता है, 2.12 भी तो आता है, मतलब एकदम अनगिनत संख्याएं हो सकती है इसके बीच में, अनगिनत संख्याएं। ओके, तो इसी का इंग्लिश था यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, किसका दशमलव प्रसार शांत है। देखिए प्रसार शांत और अशांत कैसे होता है, P/Q, इस रूप में हम लिखेंगे। पहले कोई भी संख्या रहेगा ऐसे रहेगा, और जो Q है ना, जो Q है, जो हर है ना, ये 0 के बराबर ना हो, पहली बात। और जो ये जो Q है इसका करेंगे फैक्टर, और फैक्टर करने के बाद या तो फैक्टर केवल 2 में ही आ जाए, या तो फैक्टर केवल 3 में ही आ जाए, सॉरी केवल 5 में आ जाए, या तो फैक्टर केवल 2 में आ जाए, या तो फैक्टर केवल 5 में आए, या तो 2 और 5 में फैक्टर आवे, इसके अलावा कुछ में नहीं आना चाहिए। तो हम यहाँ पे देखते थे कि 88 को अगर आप काटोगे तो क्या लगता है, 22 चौक 88, फिर 22 को काटोगे तो 11 तो आ ही जाएगा। 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए, या तो सिर्फ 2 आ जाए, या तो सिर्फ 5 आए, या दोनों आ जाए। देखो इसको जब काटोगे तो जाहिर सी बात, अगर काटोगे तो 2 के 5 के अलावा भी आने वाला है, क्योंकि 21 है ना, 210 21 हो रहा ना, तो आना ही आना है। इसको काटोगे तो ये भी आएगा, लेकिन 1600, देखिए 15/1600 यहाँ पे आए, तो आप यूं ही इसको काट के देख सकते हैं। काटिए 1600 को जब आप फैक्टर करेंगे तो इसका फैक्टर सिर्फ, देखो मैं काट के दिखा देता हूँ। 2 से काटोगे कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा, फिर 2 से काटोगे कितना होगा, 400 हो जाएगा, फिर 2 से काटोगे 200 हो जाएगा, फिर 2 से कट करोगे तो 100 हो जाएगा, फिर 2 से कट करोगे तो कितना होगा, 50 हो जाएगा, फिर देख रहे हैं 2 से काटेंगे तो 25 हो जाएगा, फिर काटेंगे 5, तो इसका फैक्टर 5 5 2 2 2 2 2, या तो सिर्फ 2 आ जाए, या तो सिर्फ 5 आए, या दोनों में से दोनों भी रहेगा तो चलेगा। तो हमारा ये जो सी वाला आंसर बिल्कुल राइट होगा, यानी कि फैक्टर करके देखना है, काटना उसको, एचसीएफ बना के देखना है। चलिए बोलता है शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। शून्यकों का गुणनफल का मतलब क्या समझते हैं, शून्यकों का गुणनफल का मतलब 2 शून्यक होता है, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा। मान लिया मेरे 2 शून्यक है, इसका गुणनफल अगर निकालना होगा तो क्या निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा, और शून्यकों के गुणनफल का फॉर्मूला C/A। अब देखो y² का जो गुना हो रहा ना, इसको a बोलेंगे, और जो y का खाली गुना हो रहा वो b कहलाएगा, और ये c कहलाएगा। तो देखो c की जगह पे क्या लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है, और a की जगह पे d लिखा हुआ है। लीजिए तो a/d, ऑप्शन क्या हो जाएगा, d बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना। देखिए a/d लिखा हुआ है। आगे है रूट। तो 5 नंबर सवाल यहाँ पे क्या बोलता है, √18 का परमेकरण गुणांक निकालिए। ठीक है ना, √18 का परमेकरण गुणांक निकालेंगे। तो इसको करेंगे क्या यार, देखो √18 है, इसको परमेकरण करते हैं, तो 18 के नीचे 1 छुपा हुआ है, इसको अगर परमेकरण करेंगे तो √18/√18 कर सकते हैं, है ना, ऊपर से भी कर सकते हैं। तो ये जो गुणांक हो रहा, क्या गुणांक हो रहा, √18 ही तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या को ऋण संख्या भी कहते हैं, याद रख लीजिएगा, ऋण संख्या भी इसी कहते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है जी, 2 होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए आगे सवाल देखते हैं। सवाल क्या बोलता है, देखिए a = BQ + R, तो a और b धनात्मक पूर्णांक हो तो इनमें से कौन सा सही होगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, 2
भागा 9। ये जो 2 है ना, इसको पता क्या बोलते हैं, ये जो अच्छा ये 9 है इसको हम ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, और जो शेषफल बचता है उसको आर बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो इधर जो भागफल आता है उसको क्यू बोलते हैं, ठीक है ना। तो हम अगर भाग करते हैं 2 को 9 से भाग करते हैं, 2 चौके 8, नीचे क्या बचा 1। ये जो नीचे जो शेषफल बचेगा, नीचे जो शेषफल बचेगा वो हमेशा ये 2 से जो छोटा, हमेशा 2 से छोटा रहेगा। शेषफल हमेशा 2 से छोटा रहेगा तो रहेगा, 100% 2 से छोटा रहेगा, बराबर कभी नहीं आएगा, 2 से छोटा रहेगा। मतलब देखिए शेषफल क्या b से बड़ा है, ये जो b है ना इसको क्या बोलेंगे, जो 2 है ना, 2 जो b के जगह पे है, b क्या भाजक होता है यार, भाजक, यानी कि शेषफल जो है भाजक से छोटा होता है हमेशा। तो देखो बोल रहा शेषफल भाजक से बड़ा है, कभी नहीं बड़ा होगा। हाँ ये बोलता है ना कि भाजक से शेषफल जो है भाजक से छोटा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। ओके आगे कौन परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। कौन परिमेय संख्या है जी, तो जिसका रूट नहीं निकलता है वो होता है अपरिमेय संख्या, जिसका रूट निकल जाता है वो परिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पे तो ये सब देखो परिमेय अपरिमेय, ये 4 परिमेय 3 अपरिमेय, ये अपरिमेय होगा, ये भी अपरिमेय होगा, ये भी अपरिमेय। यहाँ पे √5 कैंसिल, 6 हो गया, तो क्या ऑप्शन होगा, डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्या, शून्यंक निकालना है, शून्यंक। तो शून्यंक है क्या है, दोनों ऋणात्मक है दोनों धनात्मक है, तो द्विघात बहुपद दिया हुआ है। आप चाहो तो द्विघात बहुपद का सूत्र बैठा लो, चाहो तो आप जो है गुणनखंड विधि से बना लो और उससे भी आप आंसर निकाल सकते हो। तो हम ज़्यादा टेंशन क्यों लेंगे, गुणनखंड विधि से बना लेते हैं क्या, क्योंकि दोनों का सेम आता है। तो 7 × 5 = 35 होता है जी, 7 × 5 = 35, 7x + 5x कर लेंगे, 7 × 5 = 12 भी होता है, 35। समझ में आ रहा है ये वाला, चूंकि ये नॉर्मल सा एकदम बेसिक है। इसको कॉमन ले लेंगे तो x + 7 और यहाँ पे 5 कॉमन लेंगे तो x + 7 हो जाएगा। मेरे पास क्या बचेगा, x + 7 बचेगा और x + 5 बचेगा। अब शून्यंक निकालने बोल रहा तो भाई साहब x + 7 = 0 और x = -7 हो गया। इसका शून्यंक निकालेंगे तो x + 5 = 0, x = -5। तो देख रहे हैं ना, दोनों क्या है, दोनों जो है ऋणात्मक है, दोनों क्या है, दोनों ऋणात्मक बन रहा, तो हमारा आंसर बी हो गया। आगे बढ़ते हैं, कौन अपरिमेय संख्या है, लूट लो फटाफट। अपरिमेय संख्या कौन है, देखिए 121 का तो वर्गमूल होता ही है 11, ये हो गया। 289 का तो होता ही है, कितना होता है 17 होता है। 196 का तो होता ही है 14, लेकिन 127 का नहीं होता है, ये हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी। 127 का घनमूल 3 होता है, लेकिन हमको वर्गमूल निकालना है जी, है ना जी। आगे सवाल है, बहुपद के शून्यंक निकालिए। देखिए क्या बोलता है, जैसे शून्यंक निकालने बोलेगा ना तो आपको क्या करना है, इतना बराबर लिख करके 0 कर देना है। अब क्या करेंगे, ये 25 को इधर भेज दो, 5y² = 25 माइनस जाके क्या बनेगा, प्लस बनेगा, 5 से काट दो, 5 × 5 = 25, तो y² बराबर कितना गया, 5 आ गया। अब ये जो स्क्वायर को इधर जब भेजोगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 जो हो जाएगा रूट में बन जाएगा, प्लस माइनस में, यानी कि एक बार 5 प्लस में और एक बार 5 माइनस में, एक बार 5 प्लस में एक बार 5 क्या है, माइनस में। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो गया। आगे बढ़ते, एक द्विघात बहुपद के शून्यंकों का योग तथा गुणनफल दिया हुआ है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो 3 है और अल्फा × बीटा जो है -40 है, हो गया। अब बोलता है द्विघात बहुपद क्या कीजिए, तो द्विघात बहुपद कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा × बीटा होता है ना जी। तो x² लिख लिया मैंने यहाँ पे, और माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, देखिए 3 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3x, और देखो अल्फा × बीटा कितना है, -40, और यहाँ पे क्या है, प्लस, तो माइनस प्लस -40। अब देखते हैं ऑप्शन क्या दिख रहा है, देखो ऑप्शन सी में दिख रहा है, सॉरी सी नहीं, ए वाला होगा, है ना जी। ए में मैच कर रहा ऑप्शन, तो ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चूंकि देखिए यहाँ पे माइनस दिख रहा है ना, -3x है, -14, तो ऑप्शन ए में मैच कर रहा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हमारा राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, सवाल यहाँ पे देखिए, ये दिया हुआ है, बोलते हैं इसके कितने हल होंगे, कितने सॉल्यूशन होंगे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बाबू, a1/a2, तो a1 x किससे मल्टीप्लाई हो रहा, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा, और ई वाला x जो है 2 से मल्टीप्लाई हो रहा, तो हो जाएगा a1/a2 1/2। b1/b2 निकालेंगे तो b1 कितना है, 2 है, और b2 कितना 4 है, ये भी आ जाएगा 1/2। c1/c2 निकालेंगे, c1 कितना है 4 है, c2 कितना 8 है, ये भी आ जाएगा 1/2। तीनों बराबर, a1/a2 भी 1/2, b1/b2 भी 1/2, c1/c2 भी 1/2, तीनों बराबर हो गया। तो इसमें वो क्या बोलेंगे, अनगिनत हल, एकदम इनफिनाइट सॉल्यूशन, है ना, अनगिनत हल होगा। चलिए आगे सवाल दिया हुआ है, देखिए सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो दो शून्यंक एक दूसरे के व्युत्क्रम में है, क्या है, शून्यंक एक दूसरे के व्युत्क्रम में है, समझ रहे ना। अच्छा द्विघात, ये बहुपद है, द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद के कितना शून्यंक होता है आपको पता है, द्विघात बहुपद के 2 शून्यंक, एक अल्फा एक बीटा।
अब जो बोलता है एक शून्यंक इसका ऐसा है जो एक शून्यंक दूसरे का उल्टा है, एक शून्यंक दूसरे का उल्टा है। जैसे मैं बोलूं कि एक अगर 3 है तो दूसरा इसका उल्टा है, तो क्या लिखेगा 1/3। अगर एक बंदा, अगर मैं बोलूं एक 3 है, एक संख्या 3 है और दूसरा संख्या इस संख्या का उल्टा है, तो क्या लिखेगा 1/3। तो इसी तरह से एक संख्या जो है अल्फा है, एक शून्यंक अल्फा है और दूसरा संख्या जो इसका उल्टा है मतलब 1/अल्फा है, उल्टा है। और यहाँ पे हम लगा देंगे अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला C/A, है ना। अल्फा इंटू बीटा, ये अल्फा के जगह पे ये बीटा के जगह पे, तो अल्फा अल्फा कट जाएगा, 1 बचेगा। सी के जगह पे क्या लिखा हो, देखो सी के जगह पे -b लिखा हुआ है ना। और ए के जगह पे क्या लिखा, कुछ नहीं 1। तो यहाँ पे बोल रहा बी का वैल्यू क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दो जी, तो b बराबर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ये 1 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा और ये माइनस इधर चल जाएगा। क्या हो गया ऑप्शन हमारा बी जो हो गया बिल्कुल सही आंसर हो गया। ओके -1। आगे सवाल है अर्धवृत्त का कोण कितना डिग्री का होता है। अर्धवृत्त का कोण जो है 90 डिग्री का होता है, याद कर लीजिएगा इसको अच्छे तरीके से कि अर्धवृत्त का कोण जो होता है वो 90 डिग्री होता है। आगे सवाल यहाँ पे दिया हुआ है वास्तविक मूल नहीं है। देखिए क्या बोला, वास्तविक मूल नहीं है मतलब आभासी है। क्या होता है वास्तविक मूल नहीं होने का मतलब क्या हुआ, b² - 4ac जो है 0 से, सॉरी इधर होगा 0 से छोटा है, ऐसे है ना जी, ऐसे ही होता ना। तो कब होता है b के जगह पे, तो देखो सब कुछ सेम लिखा, इसको भी देखना है कहीं इसमें गड़बड़ तो नहीं है ना। ये ठीक a के जगह पे a लिखा हुआ, b के जगह b लिखा हुआ, c के जगह पे c लिखा हुआ, तो यही तो होता है हमारा। तो देख रहे ऑप्शन डी यहाँ पे मिल रहा है, ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो रहा है, मैच कर रहा है, क्योंकि ऑप्शन एकदम सिंपल सा दिख रहा है कि आभासी है। आभासी कब होता है, जब 0 से छोटा होता है। आगे सवाल आपके सामने है, देखिए अल्फा बीटा दिया हुआ है, अब इसका वैल्यू निकालना 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। यहाँ पे ले लेंगे अल्फा प्लस बीटा ले लेंगे, अल्फा इंटू बीटा ले लेंगे, एलसीएम अल्फा अल्फा कट जाएगा बचेगा बीटा, और बीटा बीटा कटेगा बचेगा अल्फा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। तो a से a काट दो, यहाँ पे b/c बचा। अब देखो b के जगह पे क्या लिखा हो -x है मतलब -1 है, और पहले से भी माइनस, फार्मूला भी पहले से माइनस है और क्वेश्चन भी माइनस में है, तो क्या करूँ माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, है ना डायरेक्ट। और सी के जगह पे कितना -6 है यार, तो फिर हमारा क्या हो गया 1 हो गया, है ना जी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ध्यान से बनाने की जरूरत है, नहीं तो गलती हो सकता है। ओके ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट सवाल पढ़ते जी। देखिए समांतर श्रेणी का 21वां पद क्या होगा। ये ए दिया हुआ है ना, पहला पद, फिर दूसरा पद, तीसरा पद, 21वां पद निकालना है, यानी कि T21। क्या फॉर्मूला होता है, a + n - 1 इंटू डी। अब देखो a कितना है -3, शुरू वाला a होता है, और n क्या बोला 21वां पद ना, तो n - 1, और d क्या होगा, इसको घटाइए, यानी कि 4 में से -3 घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा देखिए, अरे भाई साहब है ना, कितना आ रहा 7 आ जा रहा, विश्वास नहीं हो रहा ना, तो देखिए 18 को 11 से घटाइए, 18 को घटा दीजिए, 18 में से 11 घटाइए, ऐसे भी 7 आएगा। तो डी का वैल्यू कितना है 7 आ रहा, तो -3, और यहाँ पे 20 में से घटेगा 21 में से 1 घटेगा 20, 20 7 140, और फिर गुना कर दो 14 या 42, है ना। देखिए तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, हाँ हो गया ना। तो अब हमको यहाँ पे गुना कर लेना है, 20 21 में से 1 घटेगा 20, और यहाँ पे क्या करेंगे 20 7 140 होता है ना, तो इसमें घटेगा, सॉरी यहाँ पे प्लस है ना, प्लस है, यहाँ प्लस हम मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, प्लस है, तो 140 में से 3 घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 137 हो जाएगा, है ना जी, 137 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं, कौन सा द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है कौन। अब देखना द्विघात समीकरण में सबसे ज़्यादा पावर जो है 2 रहे, बड़ा से बड़ा पावर 2, उससे ज़्यादा बड़ा रहेगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। देखिए इसको अगर हल करते हैं, तो द्विघात पावर जो 3 है ना, ये कट जाएगा, ये a - b का होल क्यों निकलेगा, कट जाएगा। इसमें तो देखिए है ही है, लेकिन देखिए यहाँ पे तो ये द्विघात समीकरण है। अच्छा ये देखिए रूट में आ गया ना, रूट में रहेगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। अच्छा इसको जब हल कीजिएगा तो ई वाला x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x पर पावर 3 हो जाएगा, जो कि द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। इसको भी जब बनाओगे तो देखो क्या हो जाएगा, x को भिन्न का जोड़ अगर करते हो ना x², तो x पर पावर 4 हो जाएगा। मैंने क्या बोला, बड़ा से बड़ा पावर 2 रहे, लेकिन इसको जब हल करते हो तो ये पावर 3 जो है कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, फिर तो हमारा आंसर जो ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना जी। यहाँ पे a - b का होल क्यू से बनाएंगे तो पावर 3 जो है कट जाएगा, 2 पावर और बचेगा खाली। ओके कौन सा पद शून्य है, इनमें से कौन सा पद जो शून्य है, कैसे निकालेंगे। अच्छा कौन सा पद शून्य का मतलब क्या दिया,
Tn जो है 0 है, आखिरी पद दे रहा ना, आखिरी पद 0 बोल रहा, लेकिन कौन सा पद है इन्हें पता है। तो हम Tn का फॉर्मूला बैठाते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और Tn बराबर 0 दिया हुआ है, a का वैल्यू कितना दिया हुआ 80, शुरू वाला a होता है जी, n माइनस 1, और d क्या होगा 76 में से 80 घटा दो, 76 में से 80 घटा दो, कितना बचेगा -4, तो क्या होगा -4 हो जाएगा, ठीक है ना। आप इसको भी घटाएगा तो उतना ही आएगा। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 80 और गुना कर दो, माइनस प्लस माइनस 4n, अब माइनस माइनस प्लस 4, कितना हो गया जी 84 हो गया, -4n। इस 84 को जो है ना 0 तरफ भेज दो, तो 84 इधर आके क्या बनेगा माइनस में, चलिए -84 हो जाएगा, प्लस आके माइनस बनेगा -4n, ये दोनों तरफ माइनस कट जाएगा, और ये काटेंगे 21 चौक 84, n बराबर 21। देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो आगे बढ़े। आगे सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, समांतर श्रेणी का सामान्य पद दिया हो तो इसका सार व अंतर निकालना, मतलब कॉमन डिफरेंस निकालना है जी। अब देखिए हम कैसे निकालेंगे, तो पहले हमको समांतर श्रेणी ज्ञात करना पड़ेगा। अगर n के जगह पे 1 अगर वैल्यू पुट करते हैं तो क्या होगा, इसमें n के जगह पे 1 वैल्यू पुट करेंगे, 6 माइनस 4 इंटू 1 कितना आ जाएगा 6 माइनस 4, मतलब कितना आ गया 2 आ गया। अगर n की जगह पे हम 2 रखते हैं तो 6 माइनस 4 गुना 2, यानी कि 6 माइनस 4 दूना 8, कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। ओके, फिर हम n बराबर अगर हम 3 रखते हैं, 6 माइनस 4 इंटू 3, तो 6 माइनस 4 12, कितना घट के आ जाएगा मेरे पास, जो घट के आएगा ये 12 में 6 घटेगा तो -6। ओके, बोलता क्या ये समांतर श्रेणी में, तो इसका सार व अंतर कैसे होगा, अब घटा लीजिए। देखिए समांतर श्रेणी कौन कौन बन गया, 2 बन गया, -2 बन गया, -6 बन गया, तो इसको घटाइए, इससे भी घटाएगा तो सेम आंसर आएगा, इसको भी घटाइएगा तो सेम आंसर आएगा। -2 में से -2 घटाएंगे, कितना आ गया -4, है ना जी। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। या तो -6 में से भी -2 घटाइएगा, देखिए तो -6 माइनस +2 कितना आ गया -4, जैसे भी घटाइएगा तो आपका आंसर उतना ही आने वाला, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए सवाल आगे क्या बोलता है, समांतर श्रेणी में कौन है, जांचिए परखिए और बताइए समांतर श्रेणी में कौन है जी। तो हमको क्या देखना पड़ेगा, समांतर श्रेणी जांचने के लिए हमको इसका बीच का कॉमन डिफरेंस जो है ना वो देखना पड़ेगा, सार व अंतर। तो ये तो पहले होगा नहीं। अच्छा देखिए यहाँ पे देखिए 1 से कितना बढ़ रहा, 2 बढ़ रहा, फिर 3 बढ़ हो गया, 3 से देखिए 6 बढ़ गया, होगा कभी एकदम ज़्यादा हो रहा ना। अच्छा इसको देखते हैं, इसको घटा के देखिए तो कभी तो मेरे ख्याल से आएगा नहीं। देखिए 4 में से 2 घटाइए तो 4 में से 2 घटाएंगे -2, तो 4 माइनस +2 कितना हो गया 6 हो गया। अच्छा फिर 6 -6 में से 4 घटाएंगे तो -6 में से 4 घटाएंगे, देखिए -10 हो गया। तो ये वाला भी नहीं, तो पक्का है कि सी वाला ही होना जरूरी है। कंफर्म है, मिला के देख लिया, आप बना के देख लिया, हमारा आंसर सी ही आएगा, है ना जी। क्योंकि 3 नहीं हुआ तो चौथा तो होना जरूरी है। मूल बिंदु के नियामक क्या होता है, देखिए मूल बिंदु जो इसको बोलते हैं ऑरिजिन पॉइंट, इसका नियामक क्या होता है 0 0 होता है, शून्य होता है, याद कर लीजिएगा। आगे देखिए दिया हुआ है, अगर बोलता है कि देखिए ये दोनों क्या त्रिभुज जो है सर्वांगसम है, तो ये जो भुजा है ना त्रिभुज PQR त्रिभुज ABC, होता क्या है अगर 2 त्रिभुज जब सर्वांगसम हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनके भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है ना। और भुजा कितना दिया हुआ है, अब आपके आंखों के सामने यहाँ पे देखिए भुजा कितना दिया, QR दिया हुआ 2 और ये दिया हुआ कितना 3, स्क्वायर कर देंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4/9 है ना, क्या हो जाएगा 4/9, यहाँ पे राइट आंसर। ऐसे भी मैंने बताया भुजा दे दिया और क्षेत्रफल पूछे तो क्या करना है स्क्वायर करना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए सवाल बहुत ही गजब का, आकृति दिख रहा है फिगर, अब हमको क्या निकालना है एक्स का वैल्यू निकालना है, ई वाला निकालना है, ई वाला कोण। अच्छा आप जानते हैं किसी त्रिभुज, कोई त्रिभुज बना रहे ना और उसकी एक बाहर बिंदु जो खींच दिया, अगर बाहर बिंदु बाहरी एक कोण रहे तो ये जो बाहरी वाला जो कोण होगा ना ये अंदर वाला दोनों कोण के जोड़ के बराबर होगा। मतलब ये जो कोण हम निकालेंगे पहले हम इसको हमको ये निकालना पड़ेगा, ई जब मालूम हो जाएगा तो एक्स निकल जाएगा। तो ये जो कोण है ना ये दोनों के जोड़ के बराबर ये वाला कोण होता है, थ्योरम है। तो जोड़ो कितना हो गया 110 हो गया, ई कोण कितना हो गया 110। अब आपको पता है कि एक रेखा पर जो है 180 डिग्री का कोण बनता है, तो देखो एक सरल रेखा है कि नहीं ये वाला जा रहा ना, तो एक सरल रेखा पे 180 डिग्री कोण बनता है, तो पहले से 110 कोण बना हुआ, अब ये बाकी कितना होगा तो बोलेंगे सर 180 में से 110 को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, ऑप्शन क्या हो गया 70 डिग्री। कैसे, क्योंकि यहाँ पे सरल रेखा हम जानते हैं कि सरल रेखा पर जो बना कोण कितना होता है 180 डिग्री होता है, फिर जब इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक यहाँ पे 70 डिग्री तो आना ही कन्फर्म है।
ओके, आगे सवाल पढ़ते हैं, यही सवाल था। नेक्स्ट सवाल है, देखिए रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक ई x1 ये y1 ई x2 ये y2, क्या फार्मूला होता है x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। तो x1 कितना है 0, x2 कितना है 8/2, y1 कितना है 6, y2 कितना है 0/2। तो कितना हो गया 4, 8/2 बोले तो 4 और 6/2 तो 3, है ना जी। तो हमारे पास आंसर क्या हो गया 4 और 3। देखिए ऑप्शन सी में दिख रहा ना, सॉरी डी वाला ऑप्शन दिख रहा, 4 और 3 हो गया ना। चलिए आगे सवाल देखते हैं। सवाल देखिए आगे क्या बोलता है, ये बीच की दूरी निकालना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल और पूछा जा सकता है सवाल में। ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, क्या होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का वर्गमूल होता है ना जी। x1 कितना दिया 4, x2 कितना दिया 8 दिया, देखो तो 4 माइनस 8 का स्क्वायर हो गया, और y1 कितना दिया 6 और y2 कितना दिया 2 दिया, देखो है ना, स्क्वायर कर दिया इसको। तो 8 में से 4 घटेगा तो 4 हो जाएगा, और 6 में से 2 घटेगा 4 हो जाएगा। तो आप बना लीजिए यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, इधर भी 4 का स्क्वायर 16, 16 16 कितना हो गया 16 16 जो हो गया 32, और 32 को जब तोड़ोगे 4 चौक 16 16 दूना 32 4√2, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए बोलता है क्या साइन 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो आपको ऐसे तो जानते हैं ना, ऐसे तो आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसका भी आंसर 1 ही आने वाला है। लेकिन फिर भी दिल की भड़ास निकाल लो, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे, और कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, ठीक है 1/2। देखो इसको हल करें 3/4, 3/4 ये कितना हो जाएगा 1/4, और इसको हल कर लो 3 + 1 क्या हो गया 4/4, काटोगे 1। ऐसे भी फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो डायरेक्ट बना सकते हैं। एक रैखिक समीकरणों के युग में संगत हो तो रेखाएं कैसी होगी, संगत होगी तो रेखाएं कैसी होगी। देखिए संगत किसको बोलते हैं, जिसका हल हो जाए, संगत उसको बोलेंगे जिसका हल हो, है ना। कंसिस्टेंस किसको बोलेंगे, जिसका कोई ना कोई सॉल्यूशन हो, चाहे एक सॉल्यूशन हो चाहे अनेक सॉल्यूशन हो। जैसे चाहे तो रेखा प्रतिच्छेदी हो चाहे वो संपाती हो, चाहे वो प्रतिच्छेदी हो चाहे संपाती हो तो संगत होगा, क्योंकि प्रतिच्छेदी में एक हल होता है, संपाती में अनेक हल होता है, समांतर में कोई हल नहीं होता है। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। देखिए बोलता है किस पाद में है, किस क्वाड्रेंट में है, यार बोला था ना आपको देखना है, सिर्फ इसका साइन देखना है। ये पार्ट 1 2 ये 3 ये 4 है। तो देखिए पहला में क्या होता है प्लस प्लस होता है, दूसरा क्वाड्रेंट में माइनस प्लस होता है, तीसरा में माइनस माइनस, चौथा में प्लस माइनस। देखिए दोनों क्या है, दोनों जो है माइनस में है ना, दोनों जो है माइनस में है, दोनों माइनस में कहाँ जाएगा तृतीय जगह, दोनों माइनस से तृतीय जगह। चलिए आगे सवाल यहाँ पे क्या दिया, बहुत ही मजेदार का सवाल आपके सामने हाजिर है जी। अब यहाँ पे बनाना क्या, एक त्रिभुज है, देखिए एक त्रिभुज है PQR में, भुजा QR को बिंदु S तक बढ़ाया। ओहो अच्छा, ये PQR पहले लेते हैं, PQR है ना। अब बोलता है QR को S तक बढ़ाया, मतलब QR को क्या करेंगे बढ़ा देंगे, कहाँ तक S तक। तो बोला गया PRS, देखिए PRS, तो PRS ये वाला जो कोण है 120 डिग्री दे दिया है, और QPR ये वाला जो कोण है 63 डिग्री दे दिया है। तो बोलता है PQR बताइए, PQR ये वाला कोण बताना है। अभी आपने तुरंत पढ़ा था, अभी मैंने तुरंत बताया है कि जो बाहर वाला जो कोण होता है अंदर के दोनों कोणों के जोड़ के बराबर होता है। इसका मतलब ये है कि जो बाहर में 120 डिग्री कोण है, अंदर में जो 63 डिग्री है और x डिग्री जो मैंने लिखा है, इन दोनों के जोड़ के बराबर होता है बाहर वाला। अभी पता है ना कि अंदर के दोनों कोणों के जोड़ होता है ये वाला बाहर वाला कोण। तो अब बना लेंगे, तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 120 में से 63 को माइनस कर लेंगे, कितना आ गया 7 हो गया, और ये 11 में से 5 हटेगा 7, 6 5 11, तो 57 यहाँ पे हो गया राइट आंसर, है ना जी। ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज का होगा। देखिए क्या बोला गया, किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक, कोई त्रिभुज लेते हैं ठीक है ना, इसको कोण को क्या करेंगे समद्विभाजक करेंगे, कोण को देखिए ये जो कोण है इसको आधा आधी बांट देंगे, तो विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है। ये जो विपरीत भुजा इसको समद्विभाजित करता है, तो भुजा वो त्रिभुज क्या होगा, है ना, बताना ये है कि वो त्रिभुज क्या होगा, ठीक है ना। देखिए किसी त्रिभुज का कोण का समद्विभाजक, अगर कोण को 2 भाग में बांटते हैं तो ये थ्योरम आता है, एक थ्योरम आता है क्या कि जब कोण को 2 भाग में बांटिएगा, एक थ्योरम आता है जब कोण को 2 भाग में बांटेगा तो क्या होगा ना, उसकी जो ये जो भुजाएं क्या हो जाएगी, दोनों बराबर भाग में कटेगा, है ना, दोनों जो है बराबर भाग में कटेगा।
तो जो उसकी जो विपरीत भुजा के समांतर जो लंब कटा, तो ये जो दोनों बराबर हुआ ना, ये इसके भी बराबर हो जाएगा। आपको पता है ना कि जब ये बराबर होगा तो ये इसके भी बराबर होता है, ये बराबर है इसके भी बराबर होता है। तो इस तरह से ये दोनों मिलकर जो है ना, ये दोनों मिलकर इसके बराबर है और ये दोनों मिलकर इसके बराबर है। तो इसको बोलेंगे क्या बोलते हैं, आइसोस्केल ट्रायंगल। एक मिनट, यहाँ पे क्या हुआ, हाँ एक मिनट, कहाँ गया यार मैं ड्रॉ, हाँ ये हमारा है था ऐसे। जब इसको मैंने बांटा है, देखिए इसको जब मैंने बांटा तो यहाँ पे हुआ क्या ना, ये दोनों जो है बराबर भाग में बढ़ गया, ये दोनों भुजा जो है बराबर भाग में बढ़ गया। तो ये दोनों जो भुजा आपस में ऑलरेडी पहले से बराबर है ना। ये कब होता है, जब समद्विबाहु त्रिभुज रहता है तब भी ऐसा होता है, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आइसोस्केल ट्रायंगल। ओके, तो देख रहे हैं ना क्या होता है ना, ये अलग है, ये दोनों जो भुजाएं हैं ना ये दोनों अलग अलग है, और ये जो लंबा लंबा जो भुजा है ये एक है, तो इसको समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। चलिए आगे बोलते हैं। देखिए क्या निकालना है, एक त्रिभुज DEBC के पैरेलल है और AD बटा DB बट कितना है 2/3, तो इसका वैल्यू निकालना है AE बटा AC। तो देखिए एक त्रिभुज है ABC और यहाँ पे क्या है ADDE है, ठीक है ना। AD बटा DB, AD कितना है 2 है और DB कितना है 3 है। तो जब बोल रहा क्या हमारे पास बोल रहा है AE बटा AC, क्या बोल रहा है AE बटे AC। तो जब AD 2 है तो E भी उतना ही होगा और DB 3 है तो E भी उतना ही होगा। मतलब दोनों जो रेशियो क्या होगा AD बटे DB और इसी का रेशियो AE बटे EC, ये दोनों रेशियो बराबर। जब ये वाला 2/3 है तो इधर वाला भी 2/3 ही होने वाला है। ओके, आगे है क्या, देखिए क्या बोलता है, त्रिभुज ABC और DEF दोनों दो त्रिभुज है ABC और DEF है ना, DEF ये दो त्रिभुज हो गया। और दोनों त्रिभुज के बारे में बताया कि AB बटे DE, ध्यान से देखिएगा AB बटे DE, इधर से AB लिया और इधर से DE लिया, ठीक है ना। फिर बोलता है BC बटे FD, BC देखो ये वाला लिया BC और FD कौन, देखिए ये वाला है ना FD। अब बताओ तो हमारा जो कोण बनेगा, कौन सा कोण बराबर होगा। तो आपने पढ़ा ना, संघरित पढ़ा है ना, सैड भुजा, सैड कोण सैड है ना, भुजा कोण भुजा, देखिए भुजा कोण भुजा, ये दो भुजा के बीच में एक कोण आ रहा है, यही वाला नियम यहाँ पे लागू का हुआ। तो देखिए एक भुजा ये है, एक भुजा ये, कहाँ पे कोण बन रहा है, ये वाला कोण बन रहा है। और यहाँ एक भुजा ये, एक भुजा, इसका कोण कहाँ पे बनेगा, बीच में, यहाँ पे बनेगा, ये थोड़ी बीच में आएगा, ये वाला बीच में आएगा। यानी कि कोण B और कोण D क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो गया। ये सवाल तो इतना बड़ा दिख रहा है लेकिन है कुछ नहीं, जान भी नहीं इसमें कुछ है। QR कितना है, OQ कितना है, देखिए OQ 3 है और PQ कितना 4 है, PQ कितना 4 है। और जब भी बाहरी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाती है तो मैंने बताया क्या था, ये जो होता है ये क्या समकोण हो जाता है, 90 डिग्री होता है। और 90 डिग्री सामने वाला जो कोण होगा, क्या भुजा जो होगा कर्ण कहलाएगा, है ना। अब कर्ण कैसे निकालते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करते हैं, ये आ जाएगा कितना 25 और 25 का वर्गमूल कितना होता है जी 5 होता है। तो हमारे पास आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो गया। ओके, इतना बड़ा सवाल है लेकिन सवाल में कुछ दम भी नहीं है। देखिए एक्स अक्ष से दूरी बताना है, ये हमारा ग्राफ है, एक्स है ये वाई है। तो एक्स अक्ष से दूरी कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। हमारा 2 पॉइंट है, मान लें कि एक्स से 8 दिया हो और वाई 12, एक्स से मान लें 8 यहाँ पे वाई 12, तो यहाँ पे 8 और 12, तो एक्स अक्ष से दूरी कहाँ जाएंगे, ऊपर की ओर जाएंगे। कितना ऊपर बढ़ रहे हैं बताओ, ऊपर कितना बढ़ रहे हैं हम, एक्स अक्ष से बिंदु इतना की दूरी निकालना, एक्स अक्ष से, तो एक्स अक्ष से नीचे वाला लेंगे, इससे दूर कहाँ गए हम बोलो, इससे दूर हम ऊपर गए ना। सिंपल सी बात, हम कहाँ जा रहे हैं, हम जो है इससे जो है ऊपर बढ़ रहे हैं। अब ऊपर बढ़ तो ऊपर कितना बढ़ रहे हैं, देखिए ऊपर कितना बढ़ रहे हैं, तो पता क्या चल रहा, पता ये चल रहा कि हमको जो यहाँ पे डिस्टेंस निकलना है, कितना निकलेगा, अरे 12 तो ही तो दूरी है, कितना आ जाएगा 12 इकाई। कितना ऊपर बढ़ रहे हैं हम, इससे कितना बढ़ रहे हैं 12 बढ़ रहे हैं, है ना। और एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी अगर निकालना होगा इसको, एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी, तो ये उसने निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला नहीं है ये, डिस्टेंस फार्मूला नहीं जो हम डिस्टेंस फार्मूला यूज कर लेंगे इसमें, ठीक है ना। एक्स अक्ष से दूरी, तो एक्स अक्ष बिंदु यहाँ पे ऊपर, दूरी कहाँ जाएंगे, उधर जाएंगे ऊपर। अगर बोलता वाई अक्ष से दूरी तो ऐसे जाते हैं, तो ऊपर जा रहे हैं, तो कितना आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे सवाल है, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण कितना होता है। देखिए वृत्त के किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा और उससे जाते हुए त्रिज्या का कोण कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री का कोण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, आगे सवाल है, देखो फिर सवाल आ गया हमारे पास बड़ा वाला सवाल
कि टीपी और टीक्यू दो स्पर्श रेखा है, वो कौन है। देखिए अब बोलता है पी टी क्यू मतलब ये वाला जो कोण है कितना है 50 डिग्री है। तो बोलता पी ओ क्यू, ये वाला कोण निकालिए पी ओ क्यू, है ना। देखो पी टी क्यू ये दे दिया और क्या निकालने बोल रहा, और हमको निकालने बोल रहा पी ओ क्यू। चलिए तो खैर इस सवाल में तो कुछ दम रहा नहीं, आराम से बना लीजिएगा। देखिए है ना, हम इसको क्या करेंगे, इसको हम आपको अच्छा आपको पता है ना, ये मैंने बताया था कि जब भी ऐसा फिगर आ जाए जो बाहर से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो ये वाला कोण और ये वाला कोण का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री होता है ना। ये दोनों कोण का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री होता है। जब 180 डिग्री होता है तो ये वाला पहले से 50 दिया हुआ है तो 180 में से 50 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 130, है ना जी। कितना आ जाएगा 130। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है 130 हो गया। क्या करेंगे 130 हो गया। कितना सिंपल सवाल है। चलिए आगे बढ़ते जी। पी क्यू आर त्रिभुज है, उसमें पी क्यू आर बराबर थीटा। चलिए एक पी क्यू आर त्रिभुज है, मान लेते हैं यहाँ पे किसी प्रकार का कोई त्रिभुज होगा पी क्यू आर, है ना। त्रिभुज तो दिया नहीं, हाँ दिया हुआ है, फिगर बना हुआ है। अच्छा फिगर बना हुआ है, देखिए पी क्यू आर दिया हुआ है, यही फिगर बना हुआ पी क्यू आर। ये जो थीटा है ना, थीटा का मान निकालना है, ये नहीं बोल रहा थीटा बराबर क्या होगा, थीटा का मान निकालना। तो आपने हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा, थीटा के सामने वाला जो क्या होगा ये हो जाएगा लंब, ये और ये क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। लंब बटा कर्ण किस में आता है आपको पता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 6, यानी कि 1/2। तो साइन थीटा बराबर आ गया 1/2, और आपको पता है 1/2 किसके बराबर होता है, साइन 60 डिग्री, सॉरी साइन 30 डिग्री, है ना। तो साइन सन कट गया, थीटा बराबर 30 डिग्री। क्या हो गया, देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो गया, है ना। चलिए आगे सवाल पढ़ते हैं जी। आगे सवाल बड़ा सवाल दिया हुआ है, tan a बराबर 3/4, तो cos का निकालेंगे। तो क्या दे रहा है, tan a बराबर 3/4, और tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, है ना जी। तो हमको कर्ण निकालना पड़ेगा, और आपको पता है कर्ण कितना आएगा 5 आएगा, क्योंकि आपको पता है 3, 4, 5 का ग्रुप बनता है ना। तो कर्ण निकालिए 5। अब निकालना cos थीटा, cos a का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, आधार यहाँ पे दिया 4 और कर्ण कितना दिया 5, 4/5। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल देखते हैं, cot 44 और tan 46। क्या करेंगे, सिंपल सा इसको 90 - 46 कर दीजिए, है ना। 90 में से 46 घटा सकते हैं, तो चूंकि 90 में से 46 घटाएंगे तो 44 तो आना ही आना है ना। और tan यहाँ पे 46 है, तो cot 90 - थीटा क्या होता है जी, tan थीटा होता है, और नीचे भी tan थीटा। किसी को भी ऊपर नीचे किसी को भी बना सकते हैं। कट गया, क्या हो गया ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे जो बिल्कुल राइट आंसर हो गया। आगे सवाल दिया हुआ है, सबसे अधिक मान किसका होता है। देखिए tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, sin 30 का वैल्यू 1/2 है, sin 45 का वैल्यू 1/√2 है, और यहाँ पे क्या दे रहा cos 90, है ना। तो cos 90 sin 90 का, अच्छा sin 0 का वैल्यू कितना 0 होता है, तो cos 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब बताओ इसमें सबसे ज़्यादा कौन है, सबसे ज़्यादा क्या बोला, सबसे अधिक मान वाला इसमें से कौन हो जाएगा बताओ। देखो यहाँ पे तो 1 आ गया, यहाँ पे तो आधा हो रहा तो छोटा हो गया, यहाँ पे 1 का भी आधा हो रहा और √2 से डिवाइड हो रहा, तो सबसे बड़ा तो वैल्यू यही दिख रहा जी, ऑप्शन नंबर यही दिख रहा, है ना। एक वृत्त की परिधि कितना है जी 88 पाई, जो वृत्त की परिधि है इसकी त्रिज्या निकालना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहा, 2πr जो होता है त्रिज्या होता है, और दिया हुआ है हमको 2πr परिधि होता है, त्रिज्या दिया हुआ परिधि 2π का वैल्यू 22/7 और r का वैल्यू r तो निकालना ही r है ना। देखो 22 चौके 88, 2 दूना 4, तो r बराबर क्या हो जाएगा 2 × 7, 7 दूना 14, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना जी। त्रिज्या निकालना था, निकल गया। व्यास निकालना होता तो फिर गुना करते। देखिए एक त्रिभुज है पी क्यू आर, उसमें आर क्या है समकोण है। देखिए एक त्रिभुज है पी क्यू आर और आर समकोण है, मतलब आर यहाँ पे है, पी क्यू आर ऐसे आर हो गया 90 डिग्री। तो बोलता है अब देखो ये जो तो 90 डिग्री हो ही गया है, त्रिभुज के तीनों कोण मिल करके 180 डिग्री बनाता है, तो ये जो एकदम अकेले जो है 90 डिग्री हो गए, तो ये दोनों मिल के ही 90 डिग्री बनेगा, सिंपल सी बात है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे साइन P + Q, और साइन P + Q क्या होगा साइन P और साइन Q, यानी कि कोण P और कोण P मिलके जो है कोण P और Q मिलके 90 डिग्री बनाएगा, मिल करके बनाएगा। तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है ना,
ऑप्शन हमारा क्या हो गया, बी यहाँ पे राइट आंसर हो गया जी। आगे पढ़ते सवाल, देखिए कितना हल्का सवाल दिया हुआ है। अल्फा बाई 4 बराबर 15 डिग्री। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 15 चौके 60 गुना हो जाएगा। अब इसको बनाइए √3 कॉसेक, अल्फा के जगह पे कितना लिखेंगे 60 डिग्री, √3 कॉसेक 60 का वैल्यू याद आ रहा, नहीं याद आ रहा ना, छोड़ दो। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 का वैल्यू होता है सर √3/2। बस इसको उल्टा कर दो, कॉसेक 60 हो जाएगा 2/√3। साइन कॉसेक का उल्टा होता है कि नहीं होता है, कट गया। क्या मेरे पास है आंसर, ऑप्शन नंबर बी। देखिए दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कितना हल्का सवाल था, है ना। ऑप्शन क्या हो गया, बी वाला सही हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखो त्रिज्या दिया हुआ है R1 R2 त्रिज्या वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफल का योग, दो वृत्तों के क्षेत्रफल निकालेंगे। एक वृत्त R1 वाला है, एक वृत्त R2 वाला है, और इसको क्या करेंगे, दोनों का क्षेत्रफल निकालना, जोड़ना है। और जोड़ेंगे तो जो क्षेत्रफल जो जुड़ेगा ना वो एक बड़ा वृत्त बन जाएगा और उसका त्रिज्या r है। तो निकालते हैं पाई r स्क्वायर होता है ना क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए पाई r1 का स्क्वायर, चूंकि r1 है पहले, फिर दूसरा है पाई r2 स्क्वायर चूंकि r2 वाला है। और जो ये दोनों जोड़ जो बनेगा ना, ये दोनों जो जोड़ बनेगा वो पाई r स्क्वायर के बराबर होगा, है ना। हो गया, तो क्या करेंगे पाई ले लो यहाँ पे कॉमन, तो r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई r2 का स्क्वायर। तो पाई खत्म हो गया ना, खत्म हो गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा जा रहा, आर वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो, तो अब बताना इनमें से कौन बराबर होगा, इनमें से कौन ऑप्शन हमारा जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो अब क्या करेंगे, हम तो यहाँ पे r1 का तो वैल्यू निकाल लिए, और वही आपको ऑप्शन भी दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, देखिए है ना। देखिए r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर, और इधर क्या बचा, देखिए इधर r1 का स्क्वायर बचा, इधर r2 का स्क्वायर बचा, इधर r स्क्वायर बचा। देखिए ऑप्शन नंबर सी है ना, सेम टू सेम वही वाला बच रहा, वही वाला ऑप्शन दिया हुआ है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बाबू, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, ऑप्शन नंबर डी। अगला 48 सवाल देखिए क्या बोलता है, बहुत ही अच्छा सवाल, इसमें बंदा कंफ्यूज करेगा, गलती करेगा, सवाल को ध्यान से समझना है। एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी है, एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शीर्ष तक पहुंचती है, मतलब ये सीढ़ी ऐसे खड़ी है और यहाँ पे ये है, ठीक है ना, और ये सीढ़ी यहाँ पे सीधा, ये दीवार है, ये वाला क्या है दीवार, मान लेते हैं यहाँ पे क्या है दीवार है, ये दीवार, और ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी तो तिरछा रहता ही है ना, 15 मीटर लंबी सीढ़ी है। अब क्या बोलता है, देखिए यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, किसके साथ, दीवार के साथ, फिर से हम बनाते हैं यहाँ पे फिगर, तब समझ आएगा। दीवार के साथ, जमीन के साथ बोलता तब हम यहाँ पे बनाते हैं, जमीन के साथ नहीं बोल रहा, बोला दीवार के साथ बनाता, मतलब यहाँ पे बनाता है 60 डिग्री का कोण। हाँ अच्छा, अब हम यहाँ पे कोण कैसे निकाले, अच्छा ये दोनों तो बराबर नहीं होगा ना, इधर वाला कोण अगर हम ज्ञात कर ले, इधर वाला कोण तो हमको पता चल जाएगा। अच्छा अगर हम ये वाला रेखा हम ऐसे खींचे, मतलब कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, तो जब ये 60 है तो कितना बचेगा, 30 डिग्री बचेगा, और ये अवनमन कोण हो जाएगा, और अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर हो जाएगा। मतलब हमारा जब फिगर बनेगा यहाँ पे ऐसे होके ये बन जाएगा 30 डिग्री, है ना जी। क्यों, क्योंकि 60 डिग्री दीवार के साथ यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बन रहा, तो हम इसको 60 नहीं मान सकते, हम इसको यहाँ पे 60 नहीं मान सकते, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हम 60 नहीं मान सकते। अगर हम इसको मानते भी हैं, हमको क्या निकालना है, हमको दीवार की ऊंचाई निकालना है। तो अगर हम तो ये अगर 60 है तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला ये लंब कहला जाएगा। अच्छा ऐसे ही बना सकते हैं, लंब कहला जाएगा, ये आधार कहलाएगा, ये कर्ण कहलाएगा। देखते हैं, अच्छा तो हमको आधार बटा कर्ण किस में आता है, आपको पता है कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है, आधार बटा कर्ण, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो 30 से भी निकालिएगा तो उतना ही आएगा, और इससे भी बनाइएगा तो उतना ही आंसर आएगा। चलिए मैं ऐसे ही बता देता हूँ, ठीक है ना, नॉर्मल से, अगर आप कुछ मत करो, ठीक है ना, जैसे दिया हुआ वैसे बनाओ, ठीक है ना। 60 डिग्री दिया हुआ है, 60 के जस्ट सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। आपको पता है जो कोण जहाँ से जो डिग्री दिया रहेगा उसी जस्ट सामने वाला हमारा लंब कहलाएगा, है ना, और ये जो है आधार कहला जाएगा। ये तो कर्ण है तो ऑटोमेटिक है ही हमारा। तो यहाँ पे जो ये लंब जो दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे हमको क्या निकालना, आधार निकालना है। एक्चुअली आधार ही तो दीवार है ना, तो कॉस 60 कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, यानी कि आधार कितना है b माना, और कर्ण कितना है 15 है, और कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, ये b/15, तो हम क्रॉस गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 15/2 हो जाएगा, और ये आ जाएगा कितना 7.5, देखिए आ गया ना। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, और जब इसको अवनमन कोण कीजिएगा तो यहाँ पे 30 बन जाएगा। तो फिर आप चाहो तो sin 30 का वैल्यू बैठा करके निकाल सकते हो, लंब बटा कर्ण, लंब
और करना यहाँ पे 1/2 इसका भी होता है, तो दोनों में सेम ही आंसर आएगा। समझ में आ गया कैसे करना था? सिंपल सा, जैसे कि आप एक नॉर्मल सा अगर मैं एग्जांपल दूं, आपने बनाया होगा इस तरह से। अगर ऐसे मैं दे दूं यहाँ पे, अब बोलूँ यहाँ साइन सी का वैल्यू बताइए, बनाया ना साइन सी, तो ABC, तो यहाँ से लेते हैं, तो जब यहाँ से लेते हैं कौन, तो ये वाला लंब हो जाता है, और जब इधर से लेते हैं तो ये वाला लंब होता है ना। देखिए इसको बनाना है cot 1 डिग्री इंटू cot 90 डिग्री, तो cot 1 को चेंज करते हैं, किसी को एक को चेंज करना पड़ेगा। cot 1 को मैं लिख सकता हूँ cot 90 माइनस थीटा, 90 में से 89 घटेगा, एक बचेगा, और एक cot जो है 89, तो cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, और यहाँ पे cot थीटा दिया होता है, tan थीटा इंटू cot थीटा कितना होता है, 1 के बराबर होता है। और आखिरी सवाल पढ़ते हैं इस वीडियो में कि r त्रिज्या वाले गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कहता है, गोला का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वही संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। लेकिन अगर अर्ध गोला का बोल देगा ना, अर्ध गोला का बोल देगा, तब हमारा आंसर देखिए ये वाला होगा। अर्ध गोला बोलेगा तब, लेकिन गोला बोल रहा है, गोला का वक्र और संपूर्ण वही होता है, लेकिन अर्ध गोला का अगर खाली वक्र बोलेगा तो देखिए वक्र का ही फॉर्मूला है, और अगर संपूर्ण बोलेगा तो संपूर्ण का जो है ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 85 सवाल को रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में 50 सवाल पढ़ेंगे, बिकॉज वीडियो काफ़ी लंबे होने वाले। तो आप लोग फटाफट जल्दी से 2000 लाइक कंप्लीट करेंगे, उसी दौरान आपको वीडियो नंबर 2 मिलने वाला है। तो करते हैं इस वीडियो को लास्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कितना सवाल आपने सही बनाया है, कौन कौन क्वेश्चन आपको डिस्टर्ब किया है, थोड़ा सा मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे, और आपने कितना सही बनाया है। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, बाय।